आप सुन रहे हैं शर्लॉक होम्स की सुराग की तलाश। कहानी के अनुवादक हैं नानक चंद और आवाज़ है जावेद अख्तर की। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले अप्रवासी मोरमेनों ने कौन कौन से कष्ट और तकलीफ़ें झेली, यहाँ हमारा इरादा उनकी चर्चा करने का नहीं है। मिसिसिपी के तटों से लेकर रॉकी पर्वतों के पश्चिमी ढालों तक उन्होंने जो संघर्ष किया, इतिहास में उनकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। जंगली इंसान और जानवर, भूख, प्यास, थकावट और बीमारी, कुदरत ने जो भी रुकावट उनके रास्ते में खड़ी की, वे लगातार उन्हें पार करते चले गए। परंतु फिर भी इस लंबी यात्रा और इतनी मुसीबतों ने दिलेर से दिलेर व्यक्ति को भी हिला दिया था। जब उन्होंने सूरज की रोशनी में नहाई हुई यूटाह घाटी देखी तो उनके हाथ ईश्वर की प्रार्थना में जुड़ गए। उनके मुखिया ने बताया कि यही उनकी मंजिल है और यहीं वे अपनी बस्ती बसाएंगे। नौजवानों ने खुद को एक होशियार प्रशासक और मजबूत नेता साबित कर दिया। नक्शे और लकीरें खींची गईं और एक भावी नगर की तस्वीर तैयार हो गई। हर तरफ खेत काटकर हैसियत के हिसाब से बांट दिए गए। व्यापारियों को व्यापार सौंप दिया गया और कारीगरों को उनके हुक्म की तामील पर लगा दिया गया। पलक झपकते ही नगर की गलियां और चौक खड़े हो गए। देहात में सिंचाई, साफ सफाई और बुआई का काम शुरू कर दिया गया और अगली गर्मियों में सारा देहात गेहूं की फसल से सुनहरा दिखाई देने लगा। इस नई बस्ती में हर तरफ खुशहाली छा गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि नगर के बीचों बीच बने मंदिर की ऊंचाई और आकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। भोर के उजाले से लेकर शाम के धुंधलके तक उस भगवान के मंदिर के निर्माण का काम चलता रहता था, जिसने उन्हें सब खतरों से निकालकर इस सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। जॉन फेरियर ने नन्ही लड़की को अपनी बेटी मान लिया था और दोनों ने मोरमेनों के साथ उनकी तीर्थ यात्रा पूरी की। नन्ही लूसी फेरियर ने वृद्ध स्टेंजरसन की बग्घी में सवार होकर उनकी 3 पत्नियों और 12 साल के बेटे के साथ सफर पूरा किया। वह अपनी मां की मौत से उबर गई और जल्द ही वह महिलाएं उसे बहुत चाहने लगीं। उसने त्रिपाल से बने अस्थायी घर से अपनी पटरी बैठा ली और एक नए जीवन में कदम रखा। इस बीच जॉन फेरियर अपनी मुसीबतों को भूल चुका था और उसने खुद को एक उपयोगी गाइड और मजबूत शिकारी साबित कर दिया। नए साथियों के बीच उसने इतनी जल्दी साख बना ली कि सभी उसे दूसरे लोगों की तरह एक उपजाऊ जमीन देने के लिए सहमत थे। जॉन फेरियर को जो खेत मिला उसमें मजबूत लकड़ी का एक घर बना लिया। आने वाले समय में उसने इसे एक विशाल कोठी में बदल लिया। वह बहुत व्यवहार कुशल था। पेशेवर बातचीत में वह बहुत खरा और हाथों से उद्यमी था। अपनी मजबूत कदकाठी से वह सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में जुटा रहता। वह प्रतिदिन तरक्की करता गया। 3 वर्षों के भीतर वह अपने पड़ोसियों से आगे निकल गया। 6 वर्षों में उसकी गिनती अमीरों में होने लगी और अगले 12 वर्षों में पूरे सॉल्ट लेक सिटी में केवल आधा दर्जन अमीर ही उसकी बराबरी पर थे। दूर दूर तक जॉन फेरियर एक जानी मानी हस्ती बन चुका था। परंतु एक बात ऐसी थी जिससे उसके सहधर्मी नाराज थे। कोई भी तर्क उसे विवाह के लिए राजी करने में कामयाब ना हो सका। अपनी ओर से उसने कोई कभी कारण नहीं बताया। बस वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस पर धर्म का पूरा पालन न करने का इल्जाम लगाया। कुछ ने उसे लालची और कंजूस भी कहा। कुछ का तो यह भी कहना था कि उसका किसी सुंदर बालों वाली लड़की से इश्क था और वह अटलांटिक सागर के तट पर उसका साथ छोड़कर चली गई थी। वजह चाहे कुछ भी रही हो, पर फेरियर ने ठान रखा था कि वह आजीवन अविवाहित रहेगा। वह दूसरे सब मामलों में नई आबाद हुई बस्ती के धर्म के मुताबिक आचरण करता था। उसे रूढ़िवादी और सीधे स्पष्ट शख्स के रूप में जाना जाता था। लूसी फेरियर बड़ी हो गई और अब वह अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगी। पर्वतों की ताज़ी हवा और चीड़ के पेड़ों की खुशबू एक माँ की तरह उस यौवना की देखभाल करती थी। समय बीतने पर वह लंबी और सुडौल हो गई। उसके गालों पर लाली छा गई और चाल में मस्ती आ गई।
उस लड़की को खेतों में नज़ाकत के साथ चलते फिरते या घोड़े पर सवार होकर घूमते देखकर मुसाफिरों के जहन में अपने बीते ज़माने के ख्याल उमड़ पड़ते थे। लूसी अब यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। अकेले पिता को ही उसके जवान होने की खबर नहीं लगी थी। वैसे भी जवान होने का यह बदलाव इतना चुपचाप और धीमा होता है कि उसे तारीखों से नापा नहीं जा सकता। आवाज़ और दिल की धड़कन से खुद युवती को भी यह महसूस होने लगता है कि एक नया और बड़ा कुदरती बदलाव उसके भीतर करवट ले रहा है। कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिन्हें इस खास बदलाव का पता नहीं होता, पर जब बदलाव अपना काम कर जाता है तो उन्हें हैरानी होने लगती है। लूसी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी यह बदलाव गंभीर घटना थी। जून महीने की गुनगुनी धूप थी और लोग मधुमक्खियों की तरह अपने काम में व्यस्त थे। खेत खलिहानों और गलियों में मानव उद्यम का शोर उठ रहा था। रेतीली सड़कों पर बोझा उठाए खच्चरों का झुंड पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। भेड़ और बैलों के झुंड चारागाहों में लौट रहे थे। कैलिफोर्निया में सोने की खोज का बुखार जोर पकड़ चुका था। लंबे सफर से थके हुए इंसान और घोड़ों की भीड़ आ रही थी। इस भीड़ में से एक कुशल घुड़सवार की तरह जो जगह बनाती आ रही थी वह लूसी फेरियर थी। उसका गोरा चेहरा चमक रहा था और लंबे भूरे बाल लहरा रहे थे। उसके पिता ने उसे शहर का एक काम सौंपा था और वह उसी काम को पूरा करने के लिए शहर की ओर जा रही थी। थके हुए यात्री विस्मय से उसे ताक रहे थे और अपने मवेशियों के साथ चल रहे थे। हमेशा भावहीन रहने वाले शांत इंडियन भी उस सलोनी और सुंदर युवती को देखकर चकित थे। जब वह शहर के बाहरी इलाके में पहुंची तो उसने देखा कि मवेशियों के एक बड़े झुंड ने सड़क को घेरा हुआ है। कोई आधा दर्जन जंगली से दिखने वाले मैदानी घुड़सवार उन्हें हाँकने में लगे थे। अधीरता से उसने अपना घोड़ा झुंड में घुसाकर सड़क पार करने की कोशिश की। वह मुश्किल से ही आगे बढ़ी थी कि उसने खुद को अचानक गुस्से में भरी आंखों और लंबे सींग वाले बैलों में घिरा पाया। वह ऐसे हालातों से दो चार होती रहती थी, इसलिए वह घबराई नहीं। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाकर रास्ता बनाने का भरकस प्रयास किया। दुर्भाग्यवश जाने अनजाने में एक बैल के सींग उसके घोड़े की छाती से टकरा गए। वह भड़क उठा। वह एकदम अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और बिदक कर उछल कूद मचाने लगा। ऐसे में कोई भी अनाड़ी घुड़सवार गिर ही पड़ता। हालत खतरनाक हो गई थी। हर बार उछलने से बैल के सींग घोड़े से टकराते और घोड़ा ज्यादा बिदक जाता। लूसी घोड़े पर टिके रहने की पूरी कोशिश करती रही। घोड़े से गिरने का मतलब था पशुओं के खुरों से कुचलकर भयानक मौत। उसका शरीर हिचकोले खाने लगा और लगाम से पकड़ ढीली पड़ने लगी। उड़ते हुए धूल के गुबार और आपस में भिड़ते हुए जानवरों के बीच उसका दम घुटने लगा। उसकी कोशिश दम तोड़ रही थी कि उसे बगल से मदद की एक पुकार सुनाई दी। उसी समय एक मजबूत सावले हाथ ने भयभीत घोड़े की लगाम थाम ली और झुंड को चीरकर वह युवती को फौरन बाहर निकाल लाया। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? मददगार युवक सम्मानपूर्वक बोला। उस सांवले और कठोर चेहरे वाले युवक को देखकर लूसी खिसियाते हुए हंसी। मैं बहुत डर गई थी, फिर भी कुछ मासूमियत से बोली, किसे पता था मेरा घोड़ा इन बैलों से डर जाएगा। भगवान का शुक्र है आप घोड़े पर बैठी रहीं, गंभीर स्वर में युवक ने कहा। वह लंबा चौड़ा जंगली सा दिखने वाला युवक एक उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार था। उसका पहनावा शिकारी वाला था और उसके कंधे पर एक बंदूक टंगी हुई थी। शायद आप जॉन फेरियर की बेटी हैं, वह बोला। मैंने उनके घर से आपको निकलते हुए देखा था। अगर वे वही फेरियर हैं तो उनसे पूछिएगा कि क्या वे सेंट लुइस के जेफरसन होप को जानते हैं। वे और मेरे पिता वो दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। अच्छा होता कि आप खुद आकर पूछ लेते। लूसी मुस्कुराकर बोली। नौजवान को यह सुझाव अच्छा लगा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। हम 2 महीनों से पहाड़ों की खाक छान रहे हैं और हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम किसी के घर आ जा सके। हम जैसे हैं आपके पिता को वैसा ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वे और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं।
अगर बैल मुझे कुचल देते तो वे इस दुख को कभी भी सहन न कर पाते। युवती बोली, नहीं, मैं कर पाता। आप भी? मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई फर्क पड़ता। आपसे तो हमारा कोई परिचय भी नहीं है। इस बात से नौजवान शिकारी का चेहरा बुझ गया। यह देखकर युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा यह कहने का मतलब नहीं था। अब तो आप हमारे परिचित बन ही गए हैं। कभी हमारे घर आइएगा। अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो पापा जी आगे से मुझे कोई काम नहीं सौंपेंगे। अच्छा, अलविदा। युवा जेफरसन होप उदास और चुपचाप अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार हो गया। वे सब चांदी की खोज में निवादा पर्वतों में घूम रहे थे और खोजी गई चांदी बेचकर कुछ धन कमाने की उम्मीद से सॉल्ट लेक आए थे। इस आकस्मिक घटना ने उनका ध्यान कहीं और मोड़ दिया। सियरा की महकती और ताज़ी हवा के मानंद उस युवती ने उसके दिल में एक हलचल मचा दी। लूसी के आंखों से ओझल हो जाने पर उसे लगा कि कोई हसीन पल उसकी जिंदगी से गुजर गया है और उसे उसके आगे ना तो चांदी की खोज और ना ही कोई दूसरी चीजें मायने रखती थीं। उसके दिल में जगह प्यार का एहसास अचानक उछलकर ढल जाने वाला नहीं था, बल्कि उसमें एक पक्का इरादा और तेज नशा था। उसके इस एहसास में कोई लड़कपन नहीं था, एक परिपक्वता थी। वह जिस काम को हाथ में लेता उसमें अवश्य कामयाब होता था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह इस मामले में भी कामयाब होकर रहेगा। आखिर कामयाबी उसकी आदत बन चुकी थी। वह उसी रात जॉन फेरियर से मिला और तब तक बार बार मिलने आता रहा जब तक उसके बारे में हर कोई जान न गया। जॉन फेरियर घाटी तक ही सिमटा हुआ था। वह अपने कामों में इतना उलझा रहता था कि पिछले 12 साल से उसे बाहरी दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। जेफरसन होप ने दिलचस्प शैली में उसे सब कुछ बताया। वह कैलिफोर्निया में रह चुका था और दौलत कमाने और गंवाने के बहुत से विचित्र किस्से उसे याद थे। वह एक जासूस, शिकारी, खोजी और पशुओं का मालिक रह चुका था। जहां भी कोई रोचक मामला होता, जेफरसन होप वहीं पहुंच जाया करता था। जल्द ही वह बूढ़े फेरियर की नज़रों में चढ़ गया। वह जेफरसन के गुणों की खुलकर तारीफ करता था। पिता की बातें सुनकर लूसी चुप रहती, पर उसके गालों की लाली और चमकती आंखों से जाहिर होता था कि उसका जवान दिल अब उसका नहीं रह गया था। उसका पिता इन नए लक्षणों से अनभिज्ञ था, पर अगर वह जानता तो भी बुरा ना मानता, क्योंकि उस युवक ने उसका दिल जीत लिया था। गर्मी की एक शाम घोड़े पर सवार जेफरसन आ रहा था कि गेट पर ही रुक गया। लूसी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसे देखकर वह मिलने के लिए गेट पर आने लगी। उसने भी लगाम छोड़ दी और उसकी तरफ आने लगा। मैं जा रहा हूँ लूसी। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से आंखों में झांकते हुए वह बोला, मैं अभी तुमसे चलने के लिए नहीं कहूँगा, पर मैं जब लौट कर आऊँगा तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? तुम कब आओगे? शर्माकर हंसते हुए उसने पूछा। बस कुछ महीने बाद मैं आ जाऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। पापा ने क्या कहा है? लूसी ने पूछा। वे मान गए हैं, बशर्ते कि चांदी की खानें सही सलामत चलती रहें, पर मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं है। अगर आप दोनों में रजामंदी हो गई है तो बाकी क्या रह गया? उसके चौड़े वक्ष में अपना चेहरा छुपाते हुए लूसी फुसफुसाई। भगवान का शुक्र है। वह उसे चूमते हुए बोला, अब कोई डर नहीं है। जितना मैं रुकूंगा मेरे लिए निकलना उतना भारी होता जाएगा। मेरे साथी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अलविदा। 2 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। ये कहकर वह फौरन उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। उसने घोड़ा द्रुत गति से दौड़ा दिया। उसे डर था कि कहीं उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल डोल जाएगा। आंखों से ओझल होने तक लूसी उसे ताकती रही। उसने वापस अपने कदम घर की तरफ बढ़ाए। उस समय दुनिया में उससे खुशनसीब लड़की कोई नहीं थी। तो आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।